हेलो गाइस, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें जो मेडाइवली हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, उससे रिलेटेड सल्तनत काल यानी मध्यकालीन भारत पढ़ने वाले हैं। ये जो नोट्स है ये बहुत ही बेस्ट तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड, आरबीएससी बेस्ड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑथेंटिक किताबों से लिए गए हैं। तो आप इन पर एक मत ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस पर विश्वास करके अगर ये वीडियो देखते हैं और इससे नोट्स बना लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल, अरब आक्रमण। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में सबसे पहले अरब आक्रमण किन का हुआ था, तो वो मुसलमानों का हुआ था। और भारत में अरबों ने पहला आक्रमण है वो सिंध पर किया था। अरबों ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? सिंध पर किया था। और उस समय जो सिंध की राजधानी आलोर थी, सिंध की राजधानी क्या थी? आलोर थी। और सिंध का या राजा था या शासक था वो दाहिर था। और दाहिर एक ब्राह्मण वंश से रिलेटेड था। तो रावर का युद्ध होता है जो कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य यानी अरब आक्रमण होता है। उस समय जो सिंध का राजा दाहिर था और मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के बीच में 712 में रावर का युद्ध होता है, जिसमें दाहिर मारा जाता है। और दाहिर की पत्नी जो रानी बाई थी वो जौहर करती है। यानी आपसे यहाँ कम कि भारत जो ये यहाँ से इतना ही मतलब है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया या अरबी आक्रमण मुसलमानों ने किया। अरबों ने पहला आक्रमण सिंध पर किया और उस टाइम सिंध की राजधानी आलोर थी। सिंध का राजा दाहिर था जो कि ब्राह्मण वंश का था। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर मारा गया। और दाहिर की जो पत्नी थी रानी बाई, उसने जौहर किया था। भारत में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त प्रथम जौहर यानी भारत का पहला जौहर जिसके हमें स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं तो वो रानी बाई का ही जौहर था। इसके बाद कासिम को आक्रमण, मोहम्मद बिन जो कासिम थे इसको आक्रमण करने के लिए सिंध पर आक्रमण करने के लिए सिंध पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज ने भेजा था। अरब आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है। चचनामा का लेखक है वो अज्ञात माना जाता है। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का कोई सिपाही था जिसने चचनामा लिखा था। और चचनामा का फारसी में अनुवाद है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने किया था। और अंग्रेजी में जो अनुवाद है यानी जो ये चचनामा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट दाऊद पोटा ने किया था। रावर के युद्ध के दौरान यानी रावर के युद्ध के दौरान क्या होता है, कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दो बेटियां सूर्या देवी व पारमल देवी को बंदी बनाकर अपने पास रखा। यानी रावर के युद्ध में क्या होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, रानी बाई जौहर कर लेती है, तो जो दाहिर की दो बेटियां थी सूर्या देवी और पारमल देवी, इन्हें वो बंदी बना लेता है और अपने पास रख लेता है। बाद में दोनों को खलीफा यानी वालिद की सेवा में भेज देता है और इन दोनों बेटियों को अपने खलीफा यानी मालिक के पास भेज देता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान को जीता। 712 में तो सिंध को जीत लिया, 713 में मुल्तान को जीत लिया और मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर कर दिया गया। यानी ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सबसे पहले भारत में जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और दिरहम नामक सिक्का भी मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया। अरबों और जो अरबी आक्रमण हुआ था भारत में, उससे भारत में क्या हुआ, एक तो ऊंट पालन है वो भी अरबों की देन है, खजूर की खेती भी अरबों की देन है और पचहत्तर का अरबी में अनुवाद भी अरबों ने किया है। अरब भारत में पहली बार मालाबार तट केरल पर आए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे कि अरब सबसे पहले भारत में कहाँ आए तो आप बोलेंगे केरल के मालाबार तट पर, यानी केरल या मालाबार तट पर आए थे। बुजले हेग, ये क्या है? बुजले हेग क्या कहते हैं कि अरबों की सिंध विजय को एक आकस्मिक कथा बताया है। यानी जो अरबों ने सिंध जीता था ये एक अचानक होने वाली कहानी या कथा बताया है बुजले हेग ने। तुर्क आक्रमण, अरबों के बाद 10वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमण होता है। ये सुप्तगिन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने किया था। ये तुर्क आक्रमण होते हैं 10वीं शताब्दी में। सुप्तगिन मोहम्मद गजनी या गजनवी या मोहम्मद गोरी ने किए। ये गजनी अफगान कहाँ के थे? गजनी अफगान के थे। संस्थापक कौन था तुर्कों का? अल्पगीन था जिसने 962 ईस्वी में किया था। अब आता है सुब्तगीन। अल्पतगीन का गुलाम बेटा सुब्तगीन था पहला तुर्क आक्रमणकारी या आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण किया। यदि आपसे पूछे कि तुर्क आक्रमण 10वीं शताब्दी में हुआ था, गजनी अफगान से ये तुर्क आए थे
और सुबतगीन मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी तुर्क थे। तुर्कों की स्थापना है या तुर्कवंश की स्थापना है वो अलप्तगीन ने 1962 में की थी, और अलप्तगीन का गुलाम बेटा सुबतगीन था, जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब को जीत लिया था। पंजाब में जयपाल व उसके सहयोगी राजा को हरा दिया था। यानी सुबतगीन ने क्या किया था, पंजाब के राजा जयपाल को हराया था। भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तुर्क शासक सुबतगीन था। मोहम्मद गजनवी 997 ईस्वी। सुबतगीन के बड़े बेटे इस्माइल को राजा बनाया। यानी क्या होता था कि सुबतगीन के बाद उसका बड़ा बेटा इस्माइल राजा बनता है, लेकिन इस्माइल को मोहम्मद गजनवी मार देता है और खुद राजा बन जाता है। और जो मोहम्मद गजनवी है उसकी उपाधि यामिन उल दौला मोहम्मद गजनी की उपाधि है। यामिन उल अल्लाह भगवान का दाहिना हाथ, ये उपाधि भी मोहम्मद गजनवी की है। प्रथम तुर्क जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए वो भी मोहम्मद गजनवी हैं। इरफान हबीब ने क्या कहा कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत से केवल धन लूटना था, न कि साम्राज्य विस्तार करना। यानी इरफान क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो ना तो भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, ना ही भारत में राज करना चाहता था, वह केवल भारत में धन लूटना चाहता था। मुल्तान, पेशावर, सिंध, उस समय क्या था, जो मुल्तान था, जैसे पेशावर या सिंध थे, वो मुस्लिम साम्राज्य थे। पहला आक्रमण किया गया था पेशावर पर 1000 ईस्वी में, अब्दुल दाऊद थे उसमें। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब पर, जहाँ के राजा जयपाल थे जो हिंदू शासक थे। जयपाल को हराते हैं और मोहम्मद गजनवी जीत जाते हैं। जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात का है कि मुस्लिम जो इतिहासकार जितने भी है उसमें पंजाब के राजा जयपाल है उन्हें ईश्वर का शत्रु कहा है। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा एवं कन्नौज पर आक्रमण किया था। 1018 में बुलंदशहर का राजा हरदत्त को पराजित किया था। यहाँ जो मोहम्मद गजनवी ने 12वां आक्रमण है वो 1018 में किया था मथुरा एवं कन्नौज पर, और बुलंदशहर का राजा हरदत्त उसे हराया था। उत्बी महमूद गजनवी ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था, मथुरा के लिए कहा गया। यानी उत्बी ने क्या कहा कि मोहम्मद गजनवी ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था, ये मथुरा के लिए मोहम्मद गजनवी ने कहा था, और ये कथन उत्बी का है। और जो 16वां आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। गुजरात में मंदिर था, उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था। ये जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है मोहम्मद गजनवी का, भगवान सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा और शिवलिंग को मोहम्मद गजनवी ने तोड़ दिया था। मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वान उत्बी महमूद गजनवी का शिष्य था, शाही इतिहासकार कहते थे। उत्बी ने किताब लिखी थी किताबुल यामिनी, तारुख उल यामिनी। दूसरा विद्वान था अल बरूनी, गजनी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद यानी अरबी भाषा में किताबुल हिंद लिखी थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी था। तारीख उल हिंद नामक किताब भी लिखी थी जिसका हिंदी में अनुवाद है वो रजनीकांत शर्मा ने किया है। फिरदौसी जिसने शाहनामा ग्रंथ लिखा है, जिसने अफगानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहते हैं, तो शाह जो नामा है जो कि फिरदौसी ने लिखा है, इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। फिरदौसी को पूर्व का हेमर या होमर भी कहते हैं। बेहाकी ने तारीख ए सुबतगीन नामक ग्रंथ लिखा था। लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। बेहाकी को पूर्व का पेप्स लेनपुल ने कहा है। ये कुछ की पॉइंट एंड तथ्य देखेंगे। महमूद गजनवी विश्व का पहला राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मूर्तियों को तोड़ने वाला मूर्ति भंजक बुद्ध सिकन भी मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। पंजाब पूर्णतः तुर्कों के अधिकार में चला गया था। गजनी वंश का अंतिम राजा मलिक खुसरो था। अब हम पढ़ेंगे गौरी वंश। गौरी कहाँ के थे, तो गौरी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी थे। गजनी व हेरात के बीच का क्षेत्र गौरी क्षेत्र कहलाता था। 1178 में गुजरात के भीम सेकिंड और मूलराज सेकिंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। गौरी की भारत में यह पहली हार थी, यानी भारत में मोहम्मद गौरी को भीम सेकिंड व मूलराज सेकिंड ने हराया था। अब हम देखेंगे 1191 में तराइन का पहला युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो सेनापति खेत सिंह गोविंदराज एवं खांडेराव थे। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है। किताब उल मुल्क चौहान के अधिकांशता स्वीकार करने से मना
किताबुल मुल्क में कहा गया है कि चौहान के ने यानी तराइन का दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में तुर्की सत्ता की नींव पड़ी। तराइन का जो मैदान या युद्ध हुआ था वो मैदान करनाल हरियाणा में है। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी व जयचंद गढ़वाल के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी जीतता है। 1206 में खोखरों के दमन के कारण मोहम्मद गौरी मारा गया। मोहम्मद गौरी का एक कथन है यानी डायलॉग है, किसी सुल्तान के एक या दो पुत्र हो सकते हैं, परंतु मेरे तो अनेक हजार तुर्क गुलाम पुत्र हैं जो मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य के उत्तराधिकारी होंगे तथा मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए थे जिसमें एक तरफ कलमा होता था, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति होती थी, जिन्हें देहलीवाल के सिक्के कहा जाता था। नहीं यानी देहलीवाल के सिक्के किसने चलाए, तो मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। कनौज के सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, यानी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन और एक तरफ कलमा खुदा हुआ मिलता है। और जो कनौज के सिक्के थे उन पर भी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मोहम्मद गौरी सस्वनी वंश का था। बौद्ध जो सस्वनी वंश है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, यानी गौरी मूलतः सस्वनी वंश का था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सस्वनी वंश था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मोहम्मद गौरी दिल्ली को प्रथम राजधानी किसने बनाया, मोहम्मद गौरी ने बनाया। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले इक्ता प्रणाली शुरू की थी, परंतु इक्ता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत थी। इसमें जो वंश थे वो ट्रिक से हैं कि गुल खिले तो सेल यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश है वो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। सैयद वंश है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो ये लोगो दिख रहा है ये हमारे चैनल का है। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चंदावर के युद्ध के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के लोगों के अनुरोध से राजा बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा या चांद का स्वामी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तुर्किस्तान का तुर्क था। ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक इलबरी तुर्क हैं, यानी जो ऐबक है वो तो तुर्किस्तान का तुर्क है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जितने भी गुलाम वंश के राजा हुए हैं वो सारे के सारे इलबरी तुर्क हैं। एक कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियों की बात करें तो वो कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। हातिम ताई कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। मलिक व सिंह पसलार की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक की है। 1208 में गयासुद्दीन ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया तथा सुल्तान की कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी फखरुद्दीन से गौरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था। नोट क्या लिखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के काजी फखरुद्दीन से मोहम्मद गौरी ने गुलाम के रूप से खरीदा था। गुलाम वंश को मामूलाक शब्द हबीबुल्ला यानी गुलाम वंश को मामूलाक वंश भी कहा जाता है और मामूलाक कहा है हबीबुल्ला ने। मामूलाक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास पुत्र। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास पुत्र। ऐबक के निर्माण कार्य कुव्वत उल इस्लाम, भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कहाँ पर बनाई, तो दिल्ली में बनाई। कुव्वत उल इस्लाम इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इसका विस्तार किया। कुव्वत उल इस्लाम ये जो मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
ये 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर, पूरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऐबक ने जाम मीनार अफ़गान से प्रभावित होकर, यानी कुतुब मीनार का निर्माण है वो जाम मीनार अफ़गानिस्तान जो अफ़गान में थी उससे प्रभावित होकर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। पहली मंजिल ऐबक, पहली मंजिल का निर्माण, जो पहली मंजिल है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने, पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में संस्कृत विद्यालय बिसलदेव द्वारा निर्मित को तुड़वाकर, यानी जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बिसलदेव ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया था, उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या होती है, मृत्यु होती है। राय पिथौरा जो कि दिल्ली के समीप नगर है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मध्यकालीन का निर्मित पहला नगर था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किसने किया, बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना की, 7 शहरों की स्थापना की थी दिल्ली में, वो तुगलकाबाद में। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के सरदारों ने ऐबक के बेटे आराम शाह को राजा बनाया। आराम शाह अयोग्य शासक था तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश क्या करता है, स्वयं राजा बन जाता है। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ताजुद्दीन यालदोज, जो ऐबक का ससुर, ऐबक ससुर था इसका, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, ससुर था इसका, यानी ये ताजुद्दीन यालदोज क्या, दामाद था। नसरुद्दीन कुबाचा ऐबक ने अपनी बहन का निकाह करवाया था, यानी ये जीजा था। इल्तुतमिश ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से किया था और इल्तुतमिश ने अमीर ए शिकार की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा और अपनी बेटी का विवाह किया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश था वो बदायूं यानी यूपी का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुश होकर ग्वालियर एवं बुलंदशहर की इक्ता प्रणाली है या इक्ता इल्तुतमिश को प्रदान कर दी थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने पर दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक या पहला राजा कौन था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम वैधानिक एवं पूर्ण संपूर्ण संबद्धता संपन्न राजा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल योग्य तुर्क सरदारों का समूह बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगानी को बर्नी ने, तुर्कान ए चहलगानी यानी जो 40 योग्य तुर्क सरदारों का समूह था, इसे तुर्क ए चहलगानी बर्नी ने कहा। इल्तुतमिश के विरोधी यालदोज गजनी का सूबेदार व नासिरुद्दीन कुबाजा मुल्तान व सिंध का गवर्नर, ये क्या थे, इल्तुतमिश के विरोधी थे। यालदोज जो कि गजनी का सूबेदार था, नासिरुद्दीन कुबाजा जो कि मुल्तान एवं सिंध का गवर्नर था। अली मर्दान बंगाल व बिहार का गवर्नर। अली मर्दान, बख्तियार खिलजी ने जब नदिया पश्चिमी बंगाल पर आक्रमण किया तब अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी, यानी बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की, अली मर्दान ने। चालीसा दल, बलबन भी चालीसा दल में शामिल था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम, बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन से खरीदा था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में इल्तुतमिश व यालदोज के बीच हुआ। इल्तुतमिश जीतता है। इल्तुतमिश ख्वारिज़म शाह ने मिलकर हराया था। यालदाज को बंदी बनाकर बुंदायूं के किले में रखा, वहीं मार डाला गया। ख्वारिज़म शाह को गजनी का सूबेदार बनाया गया। ख्वारिज़म शाह की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन मंगभरनी राजा बना। मंगोल आक्रांता चंगेज़ खां ने गजनी पर आक्रमण किया। चंगेज़ खां का मूल नाम तुमजिन था, यानी लोहाकर्मी। चंगेज़ खां अपने आप को ईश्वर का विशाख कहने पर खुश होता था, यानी
जब आप चंगेज़ खान को ईश्वर का अभिशाप कहते थे तो वो खुश होता था। मंगवर्नी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। चंगेज़ खान ने सिंधु नदी तक इसका पीछा किया था। नासरुद्दीन कुबाचा का दमन, ऐबक का जीजा था, गुलाम था, साथ में गुलाम था। सिंध एवं मुल्तान का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने हराया था। सिंध एवं मुल्तान का दिल्ली में विलय करवाया था। नासरुद्दीन कुबाचा ने सिंध नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। इल्तुतमिश का रणथंभौर आक्रमण, जैत सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध 1227 में हुआ था। जैत सिंह जीतता है। जैत सिंह की राजधानी नागदा तहस तहस कर दी जाती है। तब जैत सिंह चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाते हैं। चेन्ना गांव के ठिकानेदार विलहजी ने रात्रि विश्राम के दौरान इल्तुतमिश की मूछ व उसकी पत्नी की चोटी काट ली। विलहजी को रावत की उपाधि दी थी और जो विलहजी थे इसे रावत की उपाधि जैत सिंह ने दी थी। प्रशासनिक सुधार, चालीसा दल का गठन, एकता प्रणाली का विकसित किया था यानी विकास किया था। एकता का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। एकता राज्यों के अधिकारियों एवं सैनिकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि, जो एकता पर अधिकार होता था उसे इक्तेदार बोलते थे। सिक्के, पहला तुर्क शासक है सुदर्बी सिक्के इल्तुतमिश। पहला तुर्क शासक जिसने सिक्के चलाए यानी सुदर्बी सिक्के चलाए वो इल्तुतमिश था। पहला शासक जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना अनिवार्य किया वो भी इल्तुतमिश था। इल्तुतमिशवे के नाम के सिक्के चलाए। सिक्कों पर पुत्री रजिया सुल्तान का नाम भी, इल्तुतमिश के सिक्के पर बेटी रजिया सुल्तान का नाम भी था। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी का सिक्का टक्का, तांबे का सिक्का जीतल। चांदी का सिक्का 175 ग्रेन और रजिया नाम अंकित था। इब्ने बतूता ने पुस्तक रेहला लिखी है। 2 शेरों के गलों में घंटी, फरियादी को बजाने पर तुरंत न्याय, यानी 2 शेरों के गले में घंटी यानी फरियादी को तुरंत बजाने पर न्याय, ये भी इब्ने बतूता ने अपने दरबार में लगवाया था। और जो अब ये आता है कि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया का नाम जिन सिक्कों पर अंकित किया था वो चांदी के थे या तांबे के, तो आप बोलोगे चांदी के थे। इल्तुतमिश का जो वजीर था वो मोहम्मद जुनैदी था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था यानी मदरसे नासिरी बनवाया था। क्यों सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्यों बनाया, तो बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने पर 1229 में बनवाया। इल्तुतमिश को दिल्ली को खूबसूरत बनाने वाला शासक भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को खूबसूरत बनाया। हौज ए शमसी ईदगाह कहाँ पर है, बदायूं यूपी में है। अतारकिन का दरवाज़ा भी नागौर में है। अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 दिल्ली में हुई। इल्तुतमिश का कथन यानी इल्तुतमिश का क्या डायलॉग है कि भारत अरब नहीं, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना संभव नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार एवं बंगाल के लिए अलग अलग गवर्नर बनाए। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को वशानुगत नहीं किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया, जो कि अयोग्य राजा था। शासन की वास्तविक शक्ति माता शाह तुर्कान के हाथों में आ गई, जो एक तानाशाह महिला थी। इल्तुतमिश ने अपने अधिकारों के सामने गद्दी पर बैठने से इल्तुतमिश अपने अधिकारियों के सामने गद्दी पर बैठने पर हिचकिचाता था। आदाब उल हर्ब पहला भारतीय मुस्लिम ग्रंथ जिसके लेखक फ़क़े मुदब्बिर है। आर त्रिपाठी, इल्तुतमिश को भारत में इस्लामिक मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आर त्रिपाठी ने माना है। रजिया सुल्तान 1236 से 40 इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया ने शुक्रवार की नमाज, लाल वस्त्र धारण किए व लोगों से शाह तुर्कान रुकनुद्दीन के विरुद्ध सहायता मांगी। जनता ने मदद की था, रुकनुद्दीन को हटा दिया। इतिहास की पहली महिला शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत इतिहास में पहला अवसर था जब जनता ने स्वयं अपना शासक नियुक्त किया था। रजिया को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था। रजिया का अमीरों ने विरोध किया था। बदायूं एवं लाहौर के गवर्नर भी विरोधी थे। सबसे बड़ा विद्रोह वजीर मोहम्मद जुनैदी ने किया था। रजिया ने सबसे पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान का था। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया। कुबा कोट व कुल्हड़ टोपी पहनकर दरबार में आती थी। रजिया को स्तुति करने में किसका हाथ था, मंगोल अमीरों का था। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान, एतगिन को बदायूं का गवर्नर तथा अमीर हासिब का पद दिया था। अल्तुनिया बठिंडा के निकट अल्तुनिया व रजिया को कैथल हरियाणा के निकट डाकुओं ने मार डाला। रजिया की असफलता का कारण उसका महिला होना था। मिनहाजुद्दीन सिराज, रजिया में बादशाह होना के सभी गुण व्याप्त थे। ये कहते हैं
रजिया के वजीर का नाम मुजाहुद्दीन था। रजिया ने अपने सिक्कों पर उमदत उल निहवा की उपाधि धारण की। बलबन को अमीर शिकार का पद दिया। इल्तुतमिश ने गुलाब के रूप में खरीदा। ब्राह्म शाह 1240 से 1242 अयोग्य शासक था। नए पद का सर्जन किया। नायाब ए मुमलकत सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद एतगीन का प्रथम नायाब घोषित किया गया था। ब्राह्म शाह ने बलबन को हंसी व रेवाड़ी की जागीर दी थी। महमूद शाह रुकनुद्दीन का बेटा था। अयोग्य शासक था। अपनी समस्त शक्तियाँ सालिसा दल को सौंप दी व बलबन को अमीर हिजाब का पद दिया। नसरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी बलबन के सहयोग से महमूद की हत्या कर शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर दिया। बलबन को उलुग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद कुरान की नकल भी करता था। बलबन को नायाब एवं मामलुकात नियुक्त किया गया था। नसरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा के नाम से यानी साधारण जीवन यापन करने वाला भी कहा जाता है। बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी के बीच बलबन राजा रहा। बलबन का जो मूल नाम था यानी वास्तविक नाम क्या था तो वो बहाउद्दीन था और बलबन था वो इलबरी तुर्क था। मंगोलों ने गजनी आक्रमण किया। बहाउद्दीन को अपने साथ ले गए। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरा का निवासी को बेचा। इसे इल्तुतमिश ने खरीदा। बलबन सुल्तान बनने से पहले नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। 20 साल तक सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छत्र का यूज किया। 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान महमूद ने उलुग खां की उपाधि धारण की। बलबन का राज तो लोहा एवं रक्त की नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। उल्लेख है वो बरनी के तारीख फिरोजा शाही में मिलती है। बलबन सवैया को ऊंच कुल का मानता था। ईरान का आफरासियासी ईरान का वंश था यानी ईरान का अहलियावासी था। बलबन के अनुसार सुल्तान का ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को नायाब ए खुदाई जिले इलाही मध्यकालीन भारत का पहला राजा इसने फर्रेज जिल्दी जिले इलाही की स्थापना की। सजदा एवं पाबोस प्रथा का प्रारंभ किया। नौरोज़ फारसी उत्सव प्रारंभ किया गया। 40 दल का गठन बलबन ने किया। नौरोज़ का अर्थ होता है नया दिन, ईरानी नया साल है। प्रकृति प्रेम का उत्सव 40 दल का दमन बलबन ने क्रूर तरीके से किया। बुदायूं के गवर्नर बकबक खां को 500 कोड़े, अवध के हेवात खां को 500 कोड़े, अमीन खां को अयोध्या की फाटक पर लटका दिया गया। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित की। बंगाल विद्रोह 1279 में बलबन के समय तुगरिल खां द्वारा बंगाल का राजा तुगरिल खान था। अपने आप का खुद पर बढ़ाए खुद सिक्के चलाए। बलबन के समय मेवात, अवध, बुंदेलखंड, दोआब क्षेत्र में विद्रोह था। बरनी लिखता है बलबन की मृत्यु पर 1287 में सरदारों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सिर पर मिट्टी डाली था। 14 दिन तक जमीन पर सोए। बरनी लिखता है जबकि बलबन की जब मौत हो जाती है तो अमीर सरदार अपने वस्त्र फाड़ लेते हैं, सिर पर मिट्टी डालते हैं और 40 दिन तक जमीन पर सोए। केकू बाद उत्तराधिकारी बना। फिरोज खिलजी इसका आरिजे मुमालिक था। किलो खरी महल बनवाया। लकवा हो गया। एक अवैसक पुत्र कयूमर सुल्तान बना। फिरोज खिलजी ने दोनों केकुबाद व कैमुर्स की हत्या कर दी व दिल्ली पर खिलजी वंश की नींव डाली। इस घटना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था, घृणा करता था और कहता था जब गरीब व तुच्छ व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से भर जाती है। के निज़ामी कहते हैं बलबन एक उत्तम किस्म का अभिनेता यानी एक्टर था। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।